हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टेट ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग सिविक्स का आज 14वां प्रश्न सॉल्व करेंगे, जो आपके उत्तर प्रदेश CLT ग्रेड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। इसके पहले का सभी पार्ट आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के सॉल्व कर सकते हैं, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से तैयार किया जा रहा है। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, मालम सबरी का राक्षस किसे कहा जाता है? मालम सबरी का राक्षस किसे कहा जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर तीसरा, हाफ्स को। ठीक है, हाफ्स को जो है मालम सबरी का राक्षस की संज्ञा दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से अलगाव की वकालत मार्क्स ने नहीं की थी? अलगाव की वकालत मार्क्स ने नहीं की थी, नहीं पूछा है प्रश्न में। तो वो राज्य से अलगाव की वकालत मार्क्स ने नहीं किया था। उसने उत्पत्ति से अलगाव, प्रकृति से अलगाव और स्वयं से अलगाव मानता था, लेकिन राज्य से अलगाव वो नहीं मानता था। तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसने 1906 में इस विचार का प्रस्ताव औपचारिक रूप से किया था कि मुस्लिम लीग एक राजनीतिक संगठन है? तो ये किया था नवाब सलीम उल्लाह खान ने। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नवाब सलीम उल्लाह खान ने 1906 में यह विचार प्रस्ताव पारित किया था कि औपचारिक रूप से मुस्लिम लीग एक राजनीतिक संगठन है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्दावली ऊपरी गतिशीलता से संबंधित है? ऊपरी गतिशीलता से संबंधित है तो ये है संस्कृतिकरण। ठीक है, संस्कृतिकरण जो है ये ऊपरी गतिशीलता से संबंध रखता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रशासन में पारिस्थितिकी की वकालत सर्वप्रथम किस विचारक ने की थी? पारिस्थितिकी की वकालत सर्वप्रथम किस विचारक ने की थी? तो ये किया था फ्रेड डब्ल्यू रिग्स ने। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, काल्पनिक समुदायों के संदर्भ में राष्ट्रवाद का विचार किसने दिया था? तो ये दिया था बेनेडिक्ट एंडरसन ने। ठीक है, यहाँ पे आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। बेनेडिक्ट एंडरसन ने काल्पनिक समुदायों के संदर्भ में राष्ट्रवाद का विचार सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था। अगला क्वेश्चन है, अभिजन सिद्धांत का वर्णन किसकी कृतियों में नहीं है? तो ये रूसो की कृतियों में अभिजन सिद्धांत का वर्णन नहीं है। सी राइट मिल्स, मिचेल्स, पेरेटो, इन तीनों के कृतियों में यानी इन तीनों के पुस्तकों में अभिजन सिद्धांत की व्याख्या की गई है। तो यहाँ पे नहीं पूछा है प्रश्न में, तो द ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन है, हित एकीकरण का कार्य संपन्न किया जाता है? तो हित एकीकरण का कार्य कब संपन्न किया जाता है, किसके द्वारा संपन्न किया जाता है? तो ये राजनीतिक दलों के द्वारा। ठीक है, राजनीतिक दलों के द्वारा जो है हित एकीकरण का कार्य संपन्न किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मनु द्वारा प्रतिपादित राज्य सिद्धांत के अंतर्गत राज्य के कितने अंग हैं? तो 7 अंग उन्होंने बताए हैं राज्य के। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर चौथा आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पूना संधि को किस नाम से जाना जाता है? तो पूना संधि को गांधी अंबेडकर संधि के नाम से भी जाना जाता है, आप लोग जानते होंगे। तो यहाँ पे आपका दूसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। और आप लोग कमेंट में बताएंगे कि ये पूना संधि कब हुआ था। ज़रूर जितने भी लोग इस वीडियो को देखेंगे बताएंगे कि पूना संधि यानी गांधी अंबेडकर संधि कब हुई थी, किस सन में हुई थी। सभी लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किस एक का कथन है कि संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है? ये किसने कहा था? संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है, ये किसका कथन है? तो ये भीमराव अंबेडकर का कथन है। यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा।
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने यह स्वीकार किया था कि संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है, अर्थात यह एकीकृत और संघात्मक दोनों ही है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी सत्ता प्रणाली का प्रतिपादक मैक्स वेबर नहीं था? कौन सी सत्ता प्रणाली का प्रतिपादक मैक्स वेबर नहीं था? तो ये अनुदारवादी सत्ता प्रणाली का प्रतिपादक इसको नहीं माना जाता है। ठीक है, मैक्स वेबर ने जो है 3 प्रकार की सत्ता प्रणालियों का प्रतिपादन किया था, परंपरागत सत्ता प्रणाली, वैधानिक तार्किक सत्ता प्रणाली और करिश्माई सत्ता प्रणाली। तो यहाँ पे नहीं पूछा है प्रश्न में, तो ए ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा कि धर्म के बिना राजनीतिक पूर्ण गंदगी है जिससे बचना चाहिए? ये किसने कहा है? तो ये महात्मा गांधी ने कहा था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। महात्मा गांधी ने कहा था कि धर्म के बिना राजनीति अधूरी है, या धर्म के बिना राजनीति पूर्ण गंदगी है, इससे बचना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कैबिनेट योजना का मुख्य प्रतिभागी नहीं था? कैबिनेट योजना का मुख्य प्रतिभागी नहीं था कौन? तो लॉर्ड वेवेल। ठीक है, यहाँ पे भी ऑप्शन सही हो जाएगा। लॉर्ड वेवेल जो है ये कैबिनेट योजना में सम्मिलित नहीं था। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्लेटो का साम्यवाद किससे संबंधित है? तो प्लेटो का साम्यवाद किससे संबंधित है? तो पत्नी एवं संपत्ति से। यहाँ पे संपत्ति आ गया है, तो प्लेटो का जो साम्यवाद है वो पत्नी एवं संपत्ति से संबंधित है। तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त की पदधारण अवधि कितनी है? तो उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त की पदधारण अवधि जो है वो 8 वर्ष है वर्तमान समय में। उत्तर प्रदेश लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम 1975 के तहत लोकायुक्त अथवा उप लोकायुक्त की पदधारण अवधि उसके पदधारण करने की तिथि से 6 वर्ष निर्धारित थी, लेकिन वर्ष 2012 में उत्तर प्रदेश लोकायुक्त और उप लोकायुक्त संशोधन अधिनियम 2012 के द्वारा इसकी पदधारण अवधि को 6 वर्ष से बढ़ा करके जो है 8 वर्ष कर दिया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही हो जाएगा, 8 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की भाषा या भाषाएं अपनाने की प्रक्रिया है? तो ये अनुच्छेद 345 के अंतर्गत। ठीक है, अनुच्छेद 345 के अंतर्गत राज्य की राजभाषा या भाषाएं अपनाने की प्रक्रिया है। इसमें किसी राज्य का विधानमंडल उस राज्य के प्रयोग होने वाली भाषाओं में से किसी एक का राजभाषा के रूप में प्रयोग कर सकता है। ठीक है, और अनुच्छेद जो 343 है ये संघ की राजभाषा के संबंध में है। ठीक है, संघ की राजभाषा के संबंध में है। और 344 जो है, 344 में राजभाषा के संबंध में आयोग तथा संसद की समिति का गठन किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 344 के अंतर्गत। और अनुच्छेद 346 के अंतर्गत जो है 2 राज्यों के बीच पत्रादि की राजभाषा का प्रयोजन किया गया है। तो ये चारों ही इम्पॉर्टेंट हैं आपके लिए। तो यहाँ पे प्रश्न के अनुसार तीसरा ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस देश के राजनैतिक नेतृत्व को प्रिंस लिंग नाम से जाना जाता है? तो ये चीन के राजनैतिक नेतृत्व को, ठीक है, चीन के राजनैतिक नेतृत्व को प्रिंस लिंग नाम से जाना जाता है, क्योंकि शासक कम्युनिस्ट पार्टी में पदानुक्रम से सर्वोच्चता निर्धारित होती है, इसलिए जो है वहाँ पे प्रिंस लिंग नाम इसका दिया गया है। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के क्षेत्रवाद के उदय का कारण है? भारत के क्षेत्रवाद के उदय का कारण कौन सा है? तो ये सभी हो जाएगा। असंतुलित विकास, सांस्कृतिक पहचान खोने का भय, राजनीतिक वर्चस्व। ठीक है, भारत में क्षेत्रवाद के उदय का कारण असंतुलित विकास, सांस्कृतिक पहचान खोने का भय, राजनीतिक वर्चस्व, ये तीनों हो जाएंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर चौथा आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में कोरम के लिए निर्धारित संख्या है? तो राज्यसभा में कोरम के लिए निर्धारित संख्या 25 है।
ठीक है, यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अर्थात कहा जा सकता है कि कुल सदस्य संख्या का 1/10वां भाग कोरम के रूप में देखा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा।